आज इंडिया ईयर बुक 2023 का सेकेंड चैप्टर है भूमि और लोक। फर्स्ट चैप्टर हमने 2 पार्ट्स में कवर कर लिया था। नाउ दिस इज द सेकेंड चैप्टर। भारत एक अनूठी संस्कृति है। भारत एक अनूठी संस्कृति है और दुनिया की सबसे पुरानी महान सभ्यताओं में से भी एक है। उत्तर में ये बर्फ से ढके हुए हिमालय से लेकर के दक्षिण के धूप में भीगने वाले तटीय गांव और दक्षिण पश्चिम तट पर आर्द्र उष्णकटिबंधीय जंगलों तक, पूर्व में उपजाऊ ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर पश्चिम में थार रेगिस्तान तक फैला हुआ है। यहाँ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को भारत कवर करता है। अपनी स्वतंत्रता के पिछले इतने वर्षों के दौरान इसने चौतरफा सामाजिक आर्थिक प्रगति हासिल की। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। देश बाकियों से अलग खड़ा हुआ है। एशिया पहाड़ों और समुद्र के रूप में चिन्हित है, जो उसे एक अलग भौगोलिक इकाई प्रदान करता है। उत्तर में महान हिमालय से घिरा यह दक्षिण की ओर फैला है। उत्तर में महान हिमालय से घिरा हुआ है और दक्षिण की ओर फैला है। कर्क रेखा पर पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर के बीच हिंद महासागर में गिरती है। कर्क रेखा पर पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के बीच हिंद महासागर में गिरती है। पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित मुख्य भूमि अक्षांश है भारत का 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 उत्तर में। देशांतर देखने को मिलता है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्व के बीच फैली है। चरम अक्षांशों के बीच उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3214 किलोमीटर और लगभग चरम देशांतर के बीच पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर। इसकी भूमि सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर की है। मुख्य भूमि लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भौगोलिक पृष्ठभूमि है भारत की जिन भारत के साथ एक समान सीमा है वो देश है। यहाँ पे उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान सीमा साझा करता है भारत के साथ में। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से भारत सीमा साझा करता है, पाकिस्तान से करता है। उत्तर में चीन है, भूटान है, नेपाल है। सुदूर पूर्व में म्यांमार है, पूर्व में बांग्लादेश भी है और पाकिस्तान पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग भी किया गया है। देश को मुख्य रूप से उत्तर दक्षिण पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्व में 6 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बताए गए हैं। भौतिक विशेषताएं देखें भारत की। मुख्य भूमि में 4 क्षेत्र शामिल हैं, जैसे महान पर्वत क्षेत्र है, गंगा है, सिंधु के मैदान है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, दक्षिणी प्रायद्वीप है। हिमालय में लगभग 3 समानांतर पर्वतमालाएं भी हैं। हिमालय में 3 समानांतर पर्वतमालाएं हैं जो बड़े बड़े पठारों और घाटियों से घिरी हुई हैं, जिनमें से कुछ जैसे कश्मीर और कुल्लू घाटियां उपजाऊ, विस्तृत और महान प्राकृतिक सुंदरता वाली हैं। विश्व की कुछ सबसे ऊंची चोटियां भी इसी पर्वतमाला में पाई जाती हैं। जैसे ऊंचाई केवल कुछ दर्रों के माध्यम से यात्रा की अनुमति देती है। विशेष रूप से जैलपला दर्रा और नाथुला दर्रा मुख्य भारत तिब्बत व्यापार मार्ग पर चुंबी घाटी के माध्यम से दार्जिलिंग के उत्तर पूर्व और सतलुज घाटी में शिपकीला कल्पा के उत्तर पूर्व में किन्नौर पर मिलता है। पहाड़ की दीवार 240 से लेकर 320 किलोमीटर की अलग अलग गहराई के साथ लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी तक फैली है।
पूर्व में भारत और म्यांमार, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार, भारत और बांग्लादेश के बीच पहाड़ी श्रृंखलाएं बहुत कम थी, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, नागा पहाड़ियाँ, जो लगभग पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली मीज़ो और रखाइन पहाड़ियों की श्रृंखला में शामिल हो जाती हैं। गंगा और सिंधु के मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबे हैं और 240 से 320 किलोमीटर चौड़े भी हैं। तीन अलग-अलग नदियां प्रणाली हैं, जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों से बनती हैं। वे समतल जलोढ़ के दुनिया के सबसे बड़े हिस्सों में से एक है। पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। दिल्ली में यमुना है, बंगाल की खाड़ी के बीच लगभग 1600 किलोमीटर दूर, ऊंचाई में केवल 200 मीटर की एक बूंद है। रेगिस्तानी क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। इसे महान रेगिस्तान कहा जाता है और छोटा रेगिस्तान कहा जाता है। महान मरुस्थल कच्छ के रण के किनारे से लूनी नदी के उत्तर की ओर फैला है और पूरा राजस्थान सिंधु सीमा इसी से होकर के गुजरती है। छोटा रेगिस्तान लूनी से जैसलमेर और जोधपुर के बीच उत्तर पश्चिम तक फैला है। बड़े और छोटे रेगिस्तान के बीच में एक बंजर प्रायद्वीप पठार को गंगा और सिंधु के मैदानों से बंजर क्षेत्र है, जिसमें चट्टानी भूमि है जो चूना पत्थर की लकीरों से कटी हुई है। प्रायद्वीप पठार को गंगा और सिंधु के मैदानों से 460 से लेकर 1220 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ों पर्वत श्रृंखलाओं के एक समूह द्वारा चिन्हित किया जाता है। इनमें अरावली पर्वतमाला है, विंध्य पर्वतमाला, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, मैकला है, अजंता की यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमुख है। प्रायद्वीप है, एक तरफ पूर्वी घाट है यहाँ पर, और जो औसत ऊंचाई है जिसकी लगभग 610 मीटर की। दूसरी तरफ पश्चिमी घाट है, जहाँ आमतौर पर 915 से 1220 मीटर तक है, जो कि 2440 मीटर से अधिक के स्थानों में बढ़ रहा है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में एक संकरी तटीय पट्टी है, जबकि पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में एक विस्तृत तटीय क्षेत्र है। पठार का दक्षिणी बिंदु नीलगिरी पहाड़ियों से बना है, जहाँ पूर्वी पश्चिमी घाट मिलते हैं। इलायची की पहाड़ियों के आगे स्थित पश्चिमी घाट की निरंतरता के रूप में माना जा सकता है। इलायची की पहाड़ियों के आगे स्थित पश्चिमी घाट को निरंतरता के रूप में माना जा सकता है। अब भूवैज्ञानिक संरचना भारत की क्या कहती है? भारतीय उपमहाद्वीप को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। पहला इसमें आता है अतिरिक्त प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जिसे हिमालय कहते हैं। दूसरा है भारत गंगा के मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र। भारत के वर्तमान विन्यास का श्रेय लगभग 4 से 5 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से बना था। भारतीय प्लेट के इस टकराव के बाद सबडक्शन के परिणाम स्वरूप दुनिया में सबसे सुरम्य पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। टक्कर से पहले यह क्षेत्र लंबे समय तक समुद्री परिस्थितियों में रहा और टेथिस नामक एक महासागर से ढका हुआ था। हिमालय के दक्षिण में एक फोरलैंड बेसिन है, जिसे इंडो गंगा के मैदान के रूप में जाना जाता है। ये मैदान उम्र में सबसे कम उम्र के हैं, प्रकृति में अत्यधिक उपजाऊ होते हैं और मुख्य रूप से हिमालय और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों द्वारा जमा किए गए जलोढ़ से बने होते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र एक उल्टे त्रिकोण के आकार का होता है, जो वजह से भारत के लिए आर्थिक खनिजों का भंडार माना जाता है। यह क्षेत्र अपेक्षाकृत स्थित है और इसमें 3.8 या 380 करोड़ वर्ष तक की प्राचीन काल की चट्टानें भी शामिल हैं। बाकी को गोंडवाना सुपर ग्रुप द्वारा कवर किया जाता है। डक्कन ट्रैप ज्वालामुखी से संबंधित लावा प्रवाह और युवा चतुर्धारक तलछट। नदी प्रणालियां भारत में क्या कहती हैं? भारत की नदी प्रणालियों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। नदी प्रणाली 4 भागों में बांटी गई, जिसमें पहला आता है हिमालय की नदियां हैं, दक्कन की नदियां हैं, तटीय नदियां हैं, अंतर्देशीय जल निकासी बेसिन की नदियां हैं। 4 नदी प्रणाली भारत के अंदर है। हिमालय की नदियां बर्फ और हिमनदों के पिघलने से बनती हैं, इसलिए लगातार साल भर प्रवाहित होते रहते हैं।
मानसून के महीनों के दौरान हिमालय में बहुत भारी बारिश होती है। मानसून के महीने में हिमालय में भारी वर्षा होती है, जिसके कारण नदियां फूल जाती हैं और बार बार बाढ़ आती है। दूसरी ओर दक्कन की नदियां हैं, वर्षा पर निर्भर रहती हैं। दक्कन की नदियां वर्षा पर निर्भर रहती हैं, इसलिए मात्रा में उतार चढ़ाव करती हैं। इनमें से कई गैर बारहमासी हैं। तटीय धाराएं विशेष रूप से पश्चिम तट पर लंबाई में कम है और सीमित जल ग्रहण क्षेत्र हैं। उनमें से ज़्यादातर गैर बारहमासी हैं। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्देशीय जल निकासी बेसिन की धाराएं कम और दूर हैं। उनमें से अधिकांश एक अल्पकालिक चरित्र है। हिमालय की मुख्य नदी प्रणाली सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणाली है। सिंधु दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। सिंधु दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकलती है सिंधु नदी और भारत और उसके बाद पाकिस्तान से होकर के बहती है। अंत में कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है। अब भारतीय क्षेत्र में बहने वाली इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां भी हैं, जैसे सतलुज नदी तिब्बत से निकलती है, ब्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी। ये सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं, यानी इसमें है उसकी सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना एक अन्य महत्वपूर्ण प्रणाली है, जिसमें प्रमुख उपघाटियां भागीरथी, अलकनंदा भी हैं, जो गंगा बनाने के लिए देवप्रयाग में मिलती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती हैं। राजमहल पहाड़ियों के नीचे भागीरथी जो अतीत में मुख्य मार्ग हुआ करती थी, उड़ान भरती है, जबकि पद्मा पूर्व की ओर चलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और सोनगंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। चंबल और बेतवा नदियां महत्वपूर्ण उप सहायक नदियां हैं, जो गंगा से मिलने से पहले यमुना में मिल जाती हैं। पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जुड़ते हैं और पद्मा या गंगा के रूप में बहते रहते हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में उगता है, जहां इसे संगपो के नाम से जाना जाता है और दिहंग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में भारत में पार होने तक लंबी दूरी तय करता है। पासी घाट के पास में देबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाते हैं। संयुक्त रूप से नदी असम घाटी के साथ चलती है। असम घाटी के साथ में चलती है और यह धुबरी के अनुप्रवाह में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जो गंगा में मिलने से पहले यमुना में मिल जाती है। पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जुड़ते हैं। पद्मा या गंगा के रूप में बहते हैं। फिर ब्रह्मपुत्र तिब्बत से उगता है, जहाँ इसे संगपो के नाम से जाना जाता है। दिहंग के नाम से इसे अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। तब भारत में पार होने तक ये लंबी दूरी तय करती है। पासी घाट के पास में दिबांग है। लोहित ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाते हैं और संयुक्त नदी असम घाटी के साथ में चलती है। यह धुबरी के अनुप्रवाह में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जो गंगा में मिलने से पहले यमुना में मिल जाती है। पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जुड़ते हैं। पद्मा और गंगा के रूप में बहते रहते हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में उगता है, जहां इसे संगपो के नाम से जाना जाता है। दिहंग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में भारत में पार होने तक लंबी दूरी तय करते हैं। पासी घाट के पास में दिबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र में नदी में मिल जाते हैं। संयुक्त नदी असम घाटी के साथ चलती है, फिर धुबरी के अनुप्रवाह में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। दिबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाते हैं और फिर दोनों मिलकर के नदियां असम घाटी के साथ में चलती हैं। धुबरी के अनुप्रवाह में बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। दिबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी में मिलते हैं। संयुक्त नदी असम घाटी के साथ साथ चलती है और धुबरी के अनुप्रवाह में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी और पुथीमारी, पगलादिया, मानस। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र तीस्ता द्वारा पोषित अंत में गिरती है गंगा। मेघना की प्रमुख धारा बर्राक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है,
नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं मक्कू, टोंग, टूवई, जीरी, सोनाई, रुकनी, कटकल, डलेश्वरी, लंगाचिनी, मुडमडुआ और जतिंगा है। बराक बांग्लादेश में तब तक जारी रहता है जब तक कि संयुक्त गंगा ब्रह्मपुत्र भैरव बाजार के पास इसमें शामिल नहीं हो जाती। दक्कन क्षेत्र में आम तौर पर पूर्व में बहने वाली अधिकांश प्रमुख नदी प्रणालियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। दक्षिण प्रायद्वीप में गोदावरी में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है जो भारत के 10% क्षेत्र को कवर करता है। इसके आगे इस क्षेत्र में कृष्णा बेसिन है और महानदी क्षेत्र का एक और बड़ा बेसिन है। दक्कन के ऊपरी इलाकों में नर्मदा के बेसिन अरब सागर में बहते हुए और दक्षिण में कावेरी में बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। लगभग एक ही आकार के हैं क्योंकि विभिन्न चरित्र और आकार के साथ में, जबकि केवल मुट्ठी भर ऐसी नदियां पूर्वी तट के डेल्टा के पास समुद्र में गिरती हैं। पश्चिमी तट पर ऐसी 600 नदियां हैं जो तुलनात्मक रूप से बहुत छोटी हैं। राजस्थान की कुछ नदियां समुद्र में नहीं गिरती, वे नमक की झीलों में बह जाती हैं और समुद्र में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होने के कारण रेत में खो जाते हैं। इनके अलावा रेगिस्तानी नदियां हैं जो कुछ दूर तक बहती हैं और मरुस्थल में खो जाती हैं। ये लूनी, मच्छू, रूपेन, सरस्वती, बनास, गग्गर और अन्य हैं। पूरे देश को 20 नदी घाटी नदी बेसिनों के समूह में विभाजित किया गया है, जिसमें 12 प्रमुख बेसिन और 8 मिश्रित नदी बेसिन शामिल हैं। 12 प्रमुख नदी घाटियां, जिसमें पहली नदी सिंधु, फिर आती है इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पेन्नार, ब्राह्मणी, बैतरणी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। इनमें से प्रत्येक बेसिन में 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का जल निकासी क्षेत्र है। 8 मिश्रित नदियां घाटी, सभी शेष माध्यम 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के जल निकासी क्षेत्र और छोटी नदी प्रणालियां को एक साथ उपयुक्त रूप से जोड़ती हैं। योजना और प्रबंधन के उद्देश्य के लिए एक सुवर्ण रेखा और बैतरणी के बीच में सुवर्ण रेखा और अन्य छोटी नदियों का मेल है। महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां आती हैं। पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। राजस्थान के मरुस्थल और अंतर्देशीय अपवाह का क्षेत्र, लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। पश्चिम तापी से तदरी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, तदरी से कन्याकुमारी तक बहने वाली नदियां और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। छोटी नदियां म्यांमार और बांग्लादेश में जाकर के गिर जाती हैं। बांग्लादेश और म्यांमार में ये गिरती हैं। अब जलवायु भारत की क्या कहती है? भारत की जलवायु मोटे तौर पर उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार के रूप में वर्णित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD 4 आधिकारिक मौसमों को नामित करता है, जैसे सर्दी जो दिसंबर से अप्रैल की शुरुआत तक रहती है। साल के सबसे ठंडे महीने दिसंबर और जनवरी के होते हैं, जब उत्तर पश्चिम में तापमान औसतन लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर तापमान बढ़ता है, जो भारत के दक्षिण पूर्व की मुख्य भूमि में लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गर्मी या प्री मानसून का मौसम अप्रैल से जून तक, फिर पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों में सबसे गर्म महीना अप्रैल का होता है। उत्तरी क्षेत्रों के लिए मई सबसे गर्म महीना है। अधिकांश इंटीरियर में तापमान औसतन लगभग 32 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। जून में से सितंबर तक चलने वाला मानसून बरसात का मौसम होता है। इस मौसम में आर्द्र दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मानसून का प्रभुत्व होता है, जो कि मई के अंत या जून की शुरुआत में धीरे धीरे पूरे देश में फैलता है। फिर अक्टूबर की शुरुआत में उत्तर भारत में मानसून की बारिश कम होने लगती है। दक्षिण भारत में आमतौर पर अधिक वर्षा हो जाती है। फिर
मॉनसून के बाद का मौसम जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है। उत्तर पूर्व पश्चिमी भारत में अक्टूबर नवंबर आमतौर पर बादल रहित होते हैं। हिमालयी राज्य अधिक समशीतोष्ण होने के कारण दो अतिरिक्त मौसमों का अनुभव करते हैं, जैसे शरद ऋतु और वसंत। परंपरागत रूप से भारतीय 6 मौसमों को नोट करते हैं, जिनमें से प्रत्येक लगभग 2 महीने लंबा होता है। वसंत, ग्रीष्म, मानसून, शुरुआती शरद ऋतु, देर से शरद ऋतु और सर्दी। 12 महीनों के 6 भागों में खगोलीय विभाजन पर आधारित है। प्राचीन हिंदू कैलेंडर भी महीनों की अपनी व्यवस्था में इन मौसमों को दर्शाता है। भारत की जलवायु दो मौसमी हवाओं जैसे उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रभावित होती है। उत्तर पूर्वी मानसून को आमतौर पर शीतकालीन मानसून के रूप में जाना जाता है और जो कि भूमि से समुद्र की ओर बढ़ता है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून जिसे ग्रीष्मकालीन मानसून के रूप में जाना जाता है, ये हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करने के बाद समुद्र से भूमि की ओर बढ़ता है। दक्षिण पश्चिम मानसून देश में वर्ष के दौरान अधिकांश वर्षा लाता है। फ्लोरा कहता है भारत का इंडिया वनस्पतियों से समृद्ध है। उपलब्ध डेटा भारत को दुनिया में 10वें स्थान पर, फ्लोरा के संबंध में भारत 10वें स्थान पर है और एशिया में 4थे स्थान पर पौधों की विविधता रखता है। अब तक सर्वेक्षण किए गए लगभग 70% भौगोलिक क्षेत्र से भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI कोलकाता द्वारा पौधों की 46,000 से अधिक प्रजातियों का वर्णन किया गया है। संवहनी वनस्पति जो विशिष्ट वनस्पति आवरण बनाती है, 15,000 प्रजातियां इसमें शामिल हैं। उष्ण से आर्कटिक तक की जलवायु परिस्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ भारत में एक समृद्ध और विविध वनस्पति है, जो तुलनीय आकार के कुछ ही देशों के पास है। भारत को आठ विशिष्ट वनस्पति क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, असम, सिंधु मैदान, गंगा मैदान, दक्कन, मालाबार और अंडमान। पश्चिम हिमालयी क्षेत्र कश्मीर से कुमायूं तक फैला है। इसका समशीतोष्ण क्षेत्र चीड़, अन्य शंकुधारी चौड़ी पत्ती वाले समशीतोष्ण वृक्षों के जंगलों से भरा हुआ है। ऊपर की ओर देवदार है, यहाँ पर नीलम चीड़ है, स्प्रूस है, चांदी के देवदार के जंगल पाए जाते हैं। अल्पाइन क्षेत्र समशीतोष्ण क्षेत्र की ऊपरी सीमा से लगभग 4,750 मीटर या उससे भी अधिक तक फैला है। इस क्षेत्र के विशिष्ट वृक्ष उच्च स्तरीय सिल्वर बर्च और जूनिपर हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र सिक्किम से पूर्व की ओर फैला है और दार्जिलिंग, कुर्सेओंग और आसपास के इलाकों को समेटे हुए है। समशीतोष्ण क्षेत्र में ओक, लॉरेल, मैपल, रोडोडॉन, एल्डर और बर्च के जंगल पाए जाते हैं। यहाँ कई शंकुधारी जुनिपर, बोने, विलो भी उगते हैं। असम क्षेत्र में सदाबहार वनों के साथ ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटियाँ शामिल हैं। कभी कभी बांस और लंबी घासें के घने गुच्छे भी यहाँ पे मिलते हैं। सिंधु के मैदानी क्षेत्र में पंजाब, पश्चिम राजस्थान, उत्तरी गुजरात के मैदान शामिल होते हैं। यहाँ शुष्क गर्म है, प्राकृतिक वनस्पति का समर्थन करता है। गंगा का मैदानी क्षेत्र उस क्षेत्र को कवर करता है जो जलोढ़ मैदान है और गेहूं, गन्ना, चावल की खेती के अधीन है। केवल छोटे क्षेत्र ही व्यापक रूप से भिन्न प्रकार के वनों का समर्थन करते हैं। दक्कन क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीप को पूरी टेबल भूमि शामिल है और झाड़ीदार जंगलों से लेकर मिश्रित पर्णपाती जंगल तक विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का समर्थन करता है। मालाबार क्षेत्र प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर पर्वतीय देश अत्यधिक आर्द्र क्षेत्र को कवर करता है। वनस्पति में समृद्ध होने के अलावा यह क्षेत्र नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफी, चाय, रबर और काजू जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसलों का उत्पादन भी करता है। अंडमान क्षेत्र सदाबहार है। मैंग्रोव, समुद्र तट और मंदवन सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, दक्कन प्रायद्वीप के माध्यम से कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हिमालयी क्षेत्र स्थानिक वनस्पतियों से भरा है, जिसमें बड़ी संख्या में पौधे हैं
जो अन्यत्र नहीं पाए जाते। देश के वनस्पतियों का अध्ययन BSI और देश भर में स्थित इसके 9 सर्कल फील्ड कार्यालयों के साथ साथ कुछ विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के द्वारा किया जाता है। जैसे जातीय वानस्पतिक अध्ययन जातीय नस्लों द्वारा पौधों और पौधों के उत्पादों के उपयोग से संबंधित है। BSI द्वारा ऐसे पौधों को वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। देश के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में कई विस्तृत जातीय वानस्पतिक अन्वेषण किए गए हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न केंद्रों पर जातीय वानस्पतिक रुचि की 800 से अधिक पौधों की प्रजातियों को एकत्रित किया गया और उनकी पहचान की गई है। कृषि, औद्योगिक और शहरी विकास के वनों के विनाश के कारण भारतीय पौधों की प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे पर सामना कर रही हैं। लगभग 1336 पौधों की प्रजातियों को संवेदनशील और लुप्तप्राय माना जाता है। उच्च पौधों की लगभग 20 प्रजातियों को संभवतः विलुप्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि पिछले 6 से 10 दशकों के दौरान इन्हें नहीं देखा गया। BSI रेड डेटा बुक BSI रेड डेटा बुक नामक प्रकाशन के रूप में विलुप्त प्राय पौधों की एक सूची लाता है। जीव संसाधन भारत का कहता है, भारत अद्वितीय जैव भौगोलिक स्थानों, विविध जलवायु परिस्थितियों और हिमालय में गहरे समुद्र से लेकर उच्च पर्वत श्रृंखलाओं तक के पारिस्थितिक तंत्रों की विस्तृत श्रृंखला के साथ दुनिया के मेगा जीव विविधता वाले देशों में से एक है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है, एक सदी से भी अधिक पुराना है और प्रोटोजोआ से स्तनपायी तक देश के जीव जंतु संसाधनों की सूची बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोलकाता में ZSI का मुख्यालय और देश भर में फैले इसे 16 क्षेत्रीय केंद्र भारतीय पारिस्थितिक तंत्रों से सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और संरक्षित क्षेत्रों के भारतीय जीवों का अध्ययन कर रहे हैं। कुल मिलाकर भारत में ZSI द्वारा 1,02,161 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है, जिनमें से आर्थ्रोपोड्स की विविधता 76,461 प्रजातियों के साथ लंबी है। भारत 6 का योगदान देता है। 28% की स्थानिकता के साथ वैश्विक जीव विविधता का 52% देश से रिपोर्ट किए गए जानवरों में बेहतर संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी बनाया गया। इनके अनुसूचियों के तहत 2800 से अधिक प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। विश्व जैव भौगोलिक वर्गीकरण के अनुसार भारत 2 प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे पैलेआर्कटिक और इंडोमलेय, और 3 बायोम है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्रवन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और गर्म रेगिस्तान अर्ध रेगिस्तान। भारतीय भूभाग को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। ZSI ने उनमें से कुछ में जीवों के संरक्षणों का दस्तावेजीकरण किया, जिसमें 30,377 प्रजातियों वाला हिमालय, 3324 प्रजातियों के साथ ट्रांस हिमालय और 11,009 प्रजातियों वाले द्वीप, 18,527 के साथ उत्तर पूर्व, 3324 के साथ में रेगिस्तान, 7,424 के साथ में अर्ध रेगिस्तान और 11,883 प्रजातियों के साथ में तट। जैव विविधता की रक्षा के लिए देश के भौगोलिक क्षेत्रों के 502% से अधिक फैले 903 संरक्षित क्षेत्रों को नामित किया गया है, जिनमें से 120 संरक्षित क्षेत्रों से जीव समुदायों को पूरी तरह से ZSI द्वारा सूचीबद्ध किया गया। हिंद महासागर क्षेत्र में उत्तर भारत उच्च समुद्री जैव विविधता वाले देशों में से एक है, जिसकी 20,444 प्रजातियों के साथ गणना की गई। इनके अलावा मीठे पानी से 9,457 प्रजातियां, एस्टुरिन से 3,993 प्रजातियां और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र से 5,747 प्रजातियां देश में दर्ज की गई हैं। भारतीय जीवों में 5,632 प्रजातियों को IUCN रेड लिस्ट की विभिन्न श्रेणियों में शामिल किया गया, जिन्हें संरक्षण के कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। जल निकायों के प्रभावी संरक्षण के लिए 37 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि, जिसमें विभिन्न समूहों के तहत जानवरों की 6,602 प्रजातियों की सूचना है। यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर अवधारणा के तहत
भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व नामित हैं, जिनमें सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व बड़ी संख्या में 2626 प्रजातियां हैं, जबकि ग्रेट निकोबार में 2079 प्रजातियां हैं। नीलगिरी में 1875 प्रजातियां हैं। मन्नार की खाड़ी में 1086 प्रजातियां, मानस में 846 प्रजातियां हैं, पंचमढ़ी में 795 प्रजातियां हैं, अचनाकमार अमरकंटक में 649 प्रजातियां हैं, सिमलीपाल में 539 प्रजातियां, नंदा देवी में 470 प्रजातियां, नौकरेक मेघालय में 262 प्रजातियां हैं जानवरों की बताई गई हैं। दुनिया में पहले पहचाने गए 35 जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट में से हिमालय, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड और पश्चिमी घाट श्रीलंका भारत द्वारा उच्च स्तर की स्थानिकता के साथ साझा किए जाते हैं। माना भी जाता है कि भारतीय जीवों की विविधता कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि कई कम अध्ययन किए गए हैं। अज्ञात अकशेरुकी और रोगाणुओं का पता लगाया जाना बाकी है। हालांकि जैसे ही भारत में जानवरों की 350 से 400 प्रजातियों की नई खोजों और प्रतिवर्ष 150 से 200 प्रजातियों की दर से नए रिकॉर्ड प्रकाशित करता है। जनसंख्या के भूमि पृष्ठभूमि भारत की जनगणना देखें तो 2001 की भारत की जनगणना ऐतिहासिक और युगांतरकारी थी, जो 21वीं सदी और तीसरी सहस्त्र शताब्दी की पहली जनगणना थी। यह देश में उपलब्ध प्रचुर मात्रा में मानव संसाधनों की स्थिति, उनकी जनसांख्यिकी, संस्कृति, आर्थिक संरचना पर एक समय में बेंचमार्क डेटा का खुलासा करता है, जो एक शताब्दी और सहस्त्र शताब्दी संक्रमण का प्रतीक है। जनगणना 2011 और 1872 के बाद में अपनी तरह की 15वीं जनगणना थी। 2 चरणों में आयोजित की गई थी, मकान सूचीकरण और आवास जनगणना, जो अप्रैल से सितंबर 2010 और जनसंख्या गणना 9 फरवरी से 28 फरवरी तक के बीच हुई थी। अब इसमें 2011 से लेकर 2011 में 1 से 5 मार्च 2011 के दौरान पुनरीक्षीकरण दौर के साथ में संदर्भ दिनांक 1 मार्च 2011 को बर्फ से ढके क्षेत्रों में जनसंख्या गणना 11 से 30 सितंबर 2010 तक की गई थी। अंतिम जनसंख्या डेटा 30 अप्रैल 2013 को जारी किया गया। भारत की जनसंख्या 2011 में भारत की जनसंख्या के अनुसार 1 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या 1210.9 मिलियन थी। 1210.9 मिलियन थी, जिसमें कि 623.3 मिलियन पुरुष थे और 587.6 मिलियन महिलाएं थीं। इनमें से 833.7 मिलियन प्रतिशत यानी कि 68% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जबकि शेष 377 मिलियन लोग यानी कि 31% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। 2001 में 1028.7 मिलियन की आबादी के साथ 2001 और 2011 के बीच भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.7% थी। भारत की जनसंख्या 2021 में 1363 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है और 2036.3 तक 1522.3 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। फिर भी यह दुनिया की आबादी का एक बड़ा प्रतिशत है। जनसंख्या घनत्व भारत का कहता है, सघनता की महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक जनसंख्या का घनत्व है। इसे प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था, जिसमें 70.7% की दशकीय वृद्धि दर देखी गई। 1991 और 2011 के बीच में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई। बड़े राज्यों में बिहार सबसे घनी आबादी वाला राज्य था, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसके बाद में पश्चिम बंगाल में 1028 और केरल में 860। 2011 छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और एनसीटी का जनसंख्या घनत्व 2011 में सबसे अधिक 11,320 व्यक्ति है
प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसके बाद चंडीगढ़ में 9,258 व्यक्ति प्रति वर्ग, चंडीगढ़ में 9,258 प्रति व्यक्ति वर्ग हो गया। लिंग अनुपात भारत का कहता है कि जिस प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है, एक निश्चित समय पर समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रचलित समानता की सीमा को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक है। भारत में लिंग अनुपात हमेशा महिलाओं के प्रतिकूल रहा। 20वीं सदी यानी कि 1901 में शुरुआत से यह 972 था और उसके बाद 1941 में लगातार गिरावट दिखाई दी, जब यह 945 तक पहुंच गया। लिंग अनुपात 2001 में 933 सुधर करके 2011 में 943 हो गया। हालांकि बाल लिंग अनुपात संख्या के रूप में परिभाषित लड़कियों की 0 से 6 वर्ष प्रति 1000 लड़कों पर 0 से 6 वर्ष की आयु 2001 में 997 गिरकर 2011 में 919 हो गई है। भारत की साक्षरता दर क्या कहती है? 7 वर्ष और उनसे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, जो जनगणना का अनुसार साक्षर माना जाता है। भारत का 2011 का एक व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, साक्षर नहीं है। 1991 से पहले भारत की जनसंख्या में जनगणना में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को निरक्षर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73.02%, जिसमें पुरुषों की है 80.9% और महिलाओं की है 64.6%। जो 2001 में 64.8% थी। केरल ने 94%, पुरुष जिनमें 96% है और के साथ अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। महिला का प्रतिशत 92.1 है, जिसके बाद लक्षद्वीप 91.8% का स्थान है। 61.8% का साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष 71.2% है। 71% महिलाएं 51.5% है। अन्य के साथ बिहार देश का सबसे कम स्थान पर है। प्रवासन है भारत का जनसांख्यिकी के सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारणों से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार अंतिम निवास स्थान के संदर्भ में प्रवासियों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो वर्तमान में अपने पिछले निवास स्थान से भिन्न स्थान पर रह रहे हैं। जन्म स्थान पद्धति के संदर्भ में जो लोग वर्तमान में अपने जन्म स्थान से बाहर भिन्न स्थान पर निवास करते हैं, उन्हें प्रवासी माना जाता है। पिछले निवास के स्थान पर लगभग 4505 यानी कि 4,455.8 मिलियन लोगों को प्रवासी के रूप में माना गया था। फिर 141.9 मिलियन को 2001 और 11 की अवधि के बीच प्रवासी माना जाता था और भारत में प्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा 84.8% था। 2001 और 11 में अवधि के अनुसार भारत की स्थिति केवल 15.6 स्थिति थी। 15.6% प्रवासियों को अंतरराज्यीय प्रवासी माना गया। इसी प्रकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर 2001 और 2011 की अवधि से प्रवास का 64.9% गणना के जिले के भीतर हुआ और 35.1% प्रवासी और अंतर जिला प्रवासी के। प्रजनन दर और मृत्यु दर। भारत की जनसंख्या के कुल प्रजनन दर TFR बच्चों की औसत आंकड़ों जो इस महिला को उसके जीवन काल में पैदा होती, यदि वह जनसंख्या में कोई
जनसंख्या में आयु विशिष्ट प्रजनन क्षमता की प्रचलित दर के अधीन होती है। प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों को TFR को रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कहा जाता है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कहा जाता है। 2008 में 2.6 TFR से 2018 में 2.2 तक भारत धीरे धीरे प्रजनन क्षमता के प्रस्तावन स्तर को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ गया। अपरिष्कृत जन्म दर कहती है क्रूड जन्म दर का एक ही पैमाना। ऐसे वर्ष में जीवित जन्मों की क्रूड संख्या कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे कुल मध्य वर्ष की आबादी से विभाजित किया जाता है और इसे प्रति 1000 जनसंख्या पर व्यक्त करने के लिए 1000 से गुणा किया जाता है। भारत में CBR 2019 में प्रति 1000 जनसंख्या पर 19.7 तक पहुंच गया था। अपरिष्कृत मृत्यु दर है भारत की परिष्कृत मृत्यु दर क्रूड मृत्यु दर, जिसे CDR मृत्यु दर भी कहा जाता है, और इसे एक वर्ष में होने वाली मौतों की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। कुल मध्य वर्ष की आबादी से विभाजित होती है और इसे प्रति 1000 जनसंख्या पर व्यक्त करने के लिए 1000 से गुना किया जाता है। 2019 में भारत की क्रूड डेथ रेट प्रति 1000 जनसंख्या पर 6.0 थी, जो लगभग 2009 में धीरे धीरे 7.3 तक नीचे आ गई। शिशु मृत्यु दर थी यहाँ पर शिशु मृत्यु दर, जिसे कि हम IMR कहते हैं, जनसांख्यिकी का एक अन्य महत्वपूर्ण संकेतक है जो इस एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष होने वाले मौतों की जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। पचास से घटकर ये 2019 में 50 से घटकर 2019 में ये 50 से घट करके 2019 में 30 करने से लक्ष्य 30 करने में सक्षम रहा। अंतिम आंकड़े बताते हैं यहाँ पर कि द फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज बाइफरकेटेड टू क्रिएट 2 यूनियन टेरिटरीज। जम्मू कश्मीर स्टेट को यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया गया था। फॉर्मर स्टेट इसे 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यूनियन टेरिटरीज थी यहाँ पर ये दादरा नागर हवेली एंड दमन और दीव, इन दोनों को मिला दिया गया। देवर मर्ज किया गया इन्हें एज अ सिंगल यूनियन टेरिटरी फ्रॉम 26 जनवरी 2020 को। सोर्सेज रिपोर्ट ऑफ द टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्टरीज, ऑल ऑफ द डेमोग्राफिक मेजर्स डिस्क्राइब्ड हियर। चलिए सेकेंड चैप्टर यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया।